हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम 2013 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम किस प्रकार से करते हैं, इससे पहले हम 1991 से लेकर चल रहे हैं। पीछे जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा स्किप हुआ है और 2012 से इधर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी आप पेपर ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ पीसीएस का, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दीजिए, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टेकल कर लीजिए। इससे क्या होता है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से आने की संभावना है, ठीक है। दूसरी बात ये हुई, जब पेपर करते हैं तो आप अभी देखेंगे जो लोग पिछले जो मैं करवा रहा हूँ कर रहे हैं, उनको दिखेगा कि कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। लगभग 20% क्वेश्चन रिपीट ही हो जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा है, ठीक है। यहाँ पर कैसे हम करवाएंगे, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिखाएंगे, इसका आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा, इसको आप बताएंगे, इसके बाद मैं इसका आंसर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला देखिए, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करिए। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से में मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये किस में मिलता है, तो ये किस में मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर, ऋग्वेद में मिलता है। अब चलिए एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्ति हैं, 1028 सूक्ति हैं। तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इसकी रचना अथर्ववेद की जो रचना है उसको अथर्व ऋषि ने किया था। जो अथर्ववेद ये दिख रहा है, इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी। और इसमें कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं और 6000 लगभग पद्य है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें याद रखिएगा। क्या, सबसे प्राचीन 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है और किसको समर्पित है, सूर्य देवता को यह समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बताइए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो ये अंतिम व्यक्ति कौन था, ये सुभद्र था। क्या था, सुभद्र था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पर, बोध गया में। इसके बाद वह बुद्ध कहलाए थे जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उपदेश कहाँ दिया था, तो देखिए, ज्ञान प्राप्त किए, उपदेश अलग अलग जगह पे, सारनाथ, ऋषिपत्तनम। तो कभी कभी पेपर में ऋषिपत्तनम दिया रहता है, कभी कभी सारनाथ। ये वाराणसी में स्थित है। जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। नेक्स्ट चलते हैं। ये टेस्ट की तरह ही लीजिए अपने आप को, ठीक है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो सीता से क्या तात्पर्य था मौर्य काल में, तो सीता से राजकीय भूमि से जो प्राप्ति आय थी उसको रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट लैंड, उसी को सीता कहते हैं। मौर्य काल में राज्य की आय से प्राप्त भूमि को कहते हैं मतलब राज्य की आय की मतलब प्रमुख स्रोत भूमिकर था। और इसमें क्या होता था, जो राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी होता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। मतलब जो देखभाल करता था भूमि की उसको क्या कहते हैं, सीता अध्यक्ष कहते थे। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्ति आय को सीता कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है था, तो ठीक है बताइए, दारुल सफ़ा क्या था। ऐसे क्या होगा, आपका एक प्रकार से टेस्ट भी हो जाता है, इस दूसरी प्रकार से आपका ये पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बना रहे ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक खैराती अस्पताल है। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक दारुल सफ़ा होता है, एक दीवान खैरात होता है, ठीक है। दीवान यहाँ लिख देते हैं, दीवान एक पूछा जाता है, दीवान एक खैरात देखते हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिमों और महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए नया विभाग दीवान खैरात, तो खैरात क्या है, जो
लड़कियां थी, विधवा थी, ये इन सब के लिए क्या एक विभाग बनाया था जिसको दीवान खैरात कहा जाता था, और एक मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए जब उपलब्ध उसको दारुल सफ़ा कहा जाता था। तो मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए दारुल सफ़ा दो चीज़ें हैं, खैरात, तो खैरात में दारुल सफ़ा मत ऐड कर दीजिएगा, दोनों मिक्स कर दीजिएगा। ये खैरात अलग चीज़ें है, दारुल सफ़ा, ठीक है। सफ़ा मतलब मेडिकल से संबंधित था, ठीक है। जैसे मेडिकल कॉलेज आपके ज़िले में मेडिकल कॉलेज होता है ना, उसी तरह से ये है। और देखिए ये वाला, उत्तर भारत के चांदी के सिक्के टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो आपको पता ही होगा, इल्तुतमिश था। चलते एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा इतने काम अगर आप याद कर लेते हैं तो यहीं से बार बार ये क्वेश्चन आता है। जैसे क्या था, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जाने, जो चांदी का टका, तो उसको जो अरबी सिक्के जारी किए वो चांदी का टका कहलाया, और जो तांबे का सिक्का जारी किए वो जीतल कहलाया, ठीक है। ये तो हो गया। कौन? पहला निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, पहला काम। दूसरा चांदी का टक्का और तांबे का जीतल। तीसरा एकता प्रणाली का प्रारंभ किया। चौथा क्या था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। कौन? इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। इसको समाप्त किसने किया था? बलबन ने समाप्त किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, ठीक है। तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, एकता प्रणाली, ये सब, यही इतना याद रख लीजिए। इल्तुतमिश के बारे में यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, कौन अलवार संत नहीं था? अलवार संत कौन नहीं था, ये बताइए। तो कौन नहीं था? तिरुज्ञान नहीं थे। अलवार संत तिरुज्ञान नहीं थे। प्रश्न ये देखिए, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल क्षेत्र से हुआ, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। कहाँ से? जो कर्नाटक तमिल क्षेत्र से हुआ, लेकिन कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार संतों ने किया। तो पूछा गया है आपके पेपर में, नयनार संतों की संख्या कितनी है? एक बार क्वेश्चन आया था, तो कितना है? 63 कितना है? नयनार, ठीक है, नयनार 63 है। और अगर अलवार की बात करें, ये अलवार किसने थे? ये 12 अलवार संत, तो 12 अलवार संत थे। अब ये पूछा जा सकता है कि अलवार किसको फॉलो करते थे? नयनार किसको? तो जो नयनार हैं ये भगवान शिव को फॉलो करते थे। कैसे याद करेंगे? नयन यहाँ लिखा गया है, तो भगवान शिव में एक ही चीज़ डिफरेंट थी, बहुत, उनमें सभी चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिफरेंस थी। अगर ह्यूमन से रिलेट करें तो उनके पास जो आंखें थी वो 3 थी। तो नयन यहाँ लिखा गया है, तो आंख एक यहाँ थी उनकी, एक यहाँ थी, एक बीच में आंखें थी, तीसरी आंख, ठीक है। तो भगवान शिव के पास, ऐसे याद कर लिए, नयन ये भगवान शिव, तो अलवार भगवान विष्णु से संबंधित हैं। जिससे प्रश्न अनुसार अलवार संत पोय गई पूडम और त्रिगुणई है, लेकिन त्रिज्ञान कौन है? नरज्ञान सर, ये नयनार है, तो ये नयनार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। पुनः जजिया कर किसने लगाया? फर्रुखसियार ने लगाया। मसूलीपट्टनम में अधिकार फोर्ड ने। सती प्रथा पर मतलब निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दासता का अंत कर रहे हैं मैकलम ने किया था। दासता का अंत मैकलम ने नहीं, एलन बरो ने किया था 1842 में, एलन बरो, ठीक है। मतलब 1842 में ये गवर्नर जनरल बना, और ये इन्होंने दासता का अंत कर दिया, ठीक है। तो पुनः जजिया कर फर्रुखसियार ने लगाया। मुस्लिम पर फोर्ड। सती प्रथा का निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। दासता का अंत एलन बरो ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन बरो, ठीक है। ये देखिए, दासता का अंत एलन बरो ने। एलन बरो 1842 में भारत का गवर्नर जनरल बना। इससे पूर्व वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष रह चुका था। पुनः जजिया कर फर्रुख। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड। अब यहाँ पर देखिए, कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? कौन था? तो ये विलियम हॉकिंस था। चलते एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
1608 में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस किस जहाज़ से, हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया। उसने हॉकिंस ने 400 मनसब और खान की उपाधि प्रदान किया। टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 में भारत पहुंचा। तो दोनों याद रखिएगा, पहले कौन आया, पहले हॉकिंस आया, फिर कौन आया, टॉमस रो आया। ठीक है, टॉमस रो बाद में आया। ठीक है, कब आया, 1615 में, और ये 1608 में। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 1600 टॉमस रो को 8 में कर देंगे, नहीं, टॉमस रो को बाद में करेंगे। टॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो यहाँ पर बताइए, अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। ये कौन कर सकता है, तो बिना मन के किया था अब्दुल कादिर बदाऊनी। ठीक है, मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके अधीन कई हिंदू ग्रंथों को फारसी में किया गया अनुवाद। जैसे गणित की पुस्तक कौन थी, लीलावती, याद रखिएगा, गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। ये तो लीलावती का फैजी ने किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का, तो अबुल फजल ने, ये पूछा गया क्वेश्चन कि अबुल फजल ने किस बुक का फारसी में अनुवाद किया, तो पंचतंत्र का। अकबर के धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट होकर अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। किसका, फारसी में अनुवाद किया था, और अनिच्छा से, मतलब बिना इच्छा के, लेकिन वो राजा था। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था, तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह आपका खुर्रम ने भी किया था, महातब ने भी किया था, खुसरो ने। तो ये डी वाला आपका सही है। चलते हैं, देखते हैं। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में हुआ था। खुर्रम का विद्रोह 1623 ईस्वी में हुआ था। महावत का विद्रोह 1625 से 26 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, तीनों विद्रोह बहुत सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो किसने इस्तीफा दिया था, सरशंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। अब देखिए यहाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सरशंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था, उपाधि लौटा दिए थे। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, जो सर की ना उपाधि दिए आज भी दिया जाता है इंग्लैंड के द्वारा, तो इसको लौटा दिए थे। यहाँ पर ये बताइए, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बता दिए तो जान लीजिए आपका तैयारी आपकी अच्छी है। तो कौन, तो ये सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। यहाँ देखते हैं, सर तेज बहादुर सप्रू और एम जयकर ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले समिति में शामिल थे। इसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ये बताइए, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था, तो 3/20 भाग पर खेती करना। ठीक है, यही तात्पर्य था। ये देखिए, सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका, मतलब अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का उपयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में 1917 में पहली बार चंपारण में किया था। बिहार के जो किसान एक नेता थे राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। ठीक, यही मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना था, मतलब ज़बरदस्ती करवाते थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन से संबंधित है, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन से संबंधित है। तो 2 ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, और ये यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके मतलब यहाँ कौन संबंधित थे, क्या दिया था, कौन डेक्कन एजुकेशन स्थापना से कौन संबंधित था। अच्छा, था, कौन संबंधित था ये पूछा है। तो ये कौन थे, ये बीजी तिलक थे। तो याद रखिएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना 1884 में न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ प्रारंभ हुई, पुणे से प्रारंभ हुई। इसके संस्थापक बीजी तिलक थे, चांपुलकर थे और जी आगरकर थे। तो तीनों लोग का नाम याद रखिएगा, BK चांपुलकर, जी आगरकर और बीजी तिलक। जस्टिस रानाडे जो थे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं,
बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से थे। ठीक है, तो जस्टिस राणा डे आपको बहुत याद आता होगा। ठीक है, लेकिन ये इसके संरक्षक थे, स्थापक के समय नहीं थे ये। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन है। तो किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। यहाँ देखते हैं 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के समय आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 1940 में मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कौन सा अधिवेशन था? वो कराची का अधिवेशन था। कौन सा? कराची का अधिवेशन सा। देखते हैं, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, वो आपसे पूछ सकता है दिल्ली समझौता क्या है, तो वही गांधी इरविन समझौता है। 29 मार्च 1931 को कराची में संपन्न हुई बैठक में पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन गांधी और इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया गया जिसमें पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया। कांग्रेस इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो कराची का जो अधिवेशन था उसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। अब देखिए, इसी सम्मेलन में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मूलभूत अधिकारों और आर्थिक संबंध पर संकल्प कब पारित किया गया? इसी 1931 के कराची अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? कितने महीने तक चला था? तो कितने महीने तक चला था? 28 मंथ तक चला था। कितने? 28 महीने तक चला था। ये देखिए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, 11 प्रांतों में चुने हुए। अब देखिए 28 में 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें क्या हुआ, जो बम्बई था, मद्रास था, मध्य प्रांत था, बिहार था, संयुक्त प्रांत था, उड़ीसा था। कांग्रेस को यहाँ पूर्ण बहुमत मिला। तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस को कहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला। तो बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में। इसके अतिरिक्त असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। कांग्रेस का शासन कुल 28 माह रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की राय के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो लाल लिथगो उस समय वायसराय था, उसने बिना भारतीयों के राय के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिए भारतीयों को। इससे नाराज कांग्रेस ने 9 प्रांतों में सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किस आंदोलन के कारण अरोड़ा आसफ जुड़ी थी? तो किस आंदोलन में अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में। सिंपल ही था। देखिए यहाँ पर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त 1942 को अरोड़ा आसफ अली जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, सविनय हो गया 1930 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे थे, वो 1940 में। अब देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। तो माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? तो देश के विभाजन की आधार बनी थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो ये डेट बहुत बार पूछ लिया गया है। तो 4 जुलाई 1947 को इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 18 जुलाई को स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की। इटली ने बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के लिए यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की हिदायत दी गई थी। और देखिए यहाँ पर किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं?
तो ये तो क्वेश्चन पता ही होगा। ये कौन है? बी चिरोल ने कहा था। इनके ऊपर मतलब तिलक ने मानहानि का मुकदमा भी चलाया था, ठीक है, और इंग्लैंड भी गए थे। तो यही बी चिरोल है। अब यहाँ पर देखते हैं 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रस्तुत किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बम्बई के अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, जिसे 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के कार्य समिति ने पारित कर दिया। और इस प्रकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी में दिया था, ठीक है। अभी तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको बताइए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे को उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? तो बताइए किसने वकालत की थी? तो सर टीवी सप्रू, 3 लोग थे वकालत की थे। ये देखिए, अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भोला भाई देसाई थे और के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने किया था, ठीक है। तो ये इन सबका नाम याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से ये लाल किले के पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। तो दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तार अधिकारी जैसे पी.के. सहगल हुए थे, कर्नल गुरुदयाल और ढिल्लन एवं मेजर शाह नवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मतलब दिल्ली। अब यही पूछा जाता है कि दिल्ली मुकदमा मतलब दिल्ली के लाल किले पर जो मुकदमा वो किससे रिलेटेड है? तो इन्हीं सबसे है, इन पर राजद्रोह लगाया था गया था। तो इन सब ने बचाया था, ठीक है। बड़े बड़े वकील आ गए थे और मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम थोड़ी सी एकता बनी थी, ठीक है। सब लोग एक सुर में बोल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक माध्याह्न रेखा है? ये कौन से? तो ये कहाँ से गुजरती है ये देख लीजिए। तो ये कहाँ से गुजरती है? पहले उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर दिया रहता है, कहीं कहीं नैनी दिया रहता है। तो जैसे दिया रहे वैसे ही आप लगा दीजिए करिए। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी आता है, फिर छत्तीसगढ़ भी आएगा, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दर्रा, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में नाथुला दर्रा नहीं है, तो यहाँ पर सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम। लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में, एकदम सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है, ठीक है। तो ये याद रखिए, पालघाट केरल में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस बार आपके आर में यहीं से आया था, थालघाट, पालघाट और बोल। तो पहले कौन सा है? जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला यार एरिया है, महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर थालघाट ऊपर पड़ता है, फिर भोर घाट पड़ता है। इसके बाद जो केरला है यहाँ पर पालघाट पड़ता है, ठीक है, पालघाट। तो ये याद रखिएगा, कौन? पहले थाल घाट ऊपर पड़ेगा, फिर भोर घाट पड़ेगा, फिर पाल घाट पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यही सीक्वेंस दे देता है कि नॉर्थ से साउथ तक। तो पहले थाल पड़ता है, फिर भोर पड़ता है, फिर पाल पड़ता है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? अगर कुछ ट्रिक बनाना हो तो पहले ताल, जैसे ताल घाट ना, तो यहाँ ताल, वो थाल घाट लिखा गया, थाल घाट। तो थाल पहले था आता है, तब भोर भा आता है, जैसे ता था दा धा ना पा फा भा, फिर भा आ रहा है, ठीक है। तो इसी दोनों में कंफ्यूज होते हैं, पा फा भा, ये ठीक है। ये दोनों अगर याद कर लेंगे तो पाल घाट तो केरला याद ही रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो वो सतलज ही है, ठीक है। देखते हैं कहाँ से उद्गम हो रहा है। तो इसका मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल, ठीक है, जो तिब्बत में है, चीन अब उस पर कब्जा है, वो यह वहाँ से निकलता है, ठीक है।
अब यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से समीप होता है। तो रावी का तो हमारे भारत में ही होगा। ब्यास का उद्गम कहाँ होता है? ब्यास कुंड से, ये भी वहीं से कल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधार पंजाब में पहुंच जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक बंदरगाह कौन भारत का भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब जो पहले से बने उसमें लोगों का योगदान उतना नहीं है जितना प्राकृतिक का है। तो ये कौन सा है? तो ये कोच्चि है और विशाखापट्टनम है। तो ये भारत का मैप है, कोच्चि वाला और विशाखापट्टनम वाला, ये दोनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, देखिए बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र करती है, जबकि छोटे बंदरगाह का संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो छोटे बंदरगाह हैं उसको समवर्ती सूची में, और जो बड़े बंदरगाह उसका केंद्र सरकार करती है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है, यह सबसे गहरा है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। चेन्नई की बात कर रहे हैं। कोच्चि और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अब देखिए यहाँ पर बताइए कौन सा आपका सही है। ये थोड़ा सा यहाँ, अब बताइए कौन सा सही है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है और इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा सही है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी एकदम सही है, उसमें कुछ कहने का नहीं, परंतु इसमें जैव तत्व नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के उद्गम से हुआ है। तो ज्वालामुखी में क्या होता है? गर्मी होती, हीट होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पर जैव पदार्थ उसमें नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो जैव पदार्थ की इसमें जैव तत्व की कमी होती है, तो सी वाला सही, वही जो कहा है वही है। ठीक है, ह्यूमस मात्रा की कमी होती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र और जैसे गुजरात एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ये वाला बताइए। करें उद्योग और केंद्र, वो कहाँ पर है? उद्योग और केंद्र मिलाना है आपको। ठीक है, तो कहाँ पर है इसमें, मतलब कौन सा सही होगा? हाँ, कौन सा सही होगा? तो इसमें कौन सा सही होगा? चलते हैं मिलाते ही हैं कौन सा सही होगा। जैसे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का जेके नगर होगा। ठीक है, एल्युमिनियम का जेके नगर होगा। और तांबा का सबको पता होगा मलाज खंड। ठीक है, तांबा का मलाज खंड होगा। जस्ता का तो जस्ता का टुंडू होगा। और ये जूट, तो ये भाटपाड़ा, तो जूट भाटपाड़ा होगा। जस्ता का टुंडू होता है। तांबा का मलाज खंड, एल्युमिनियम का जेके नगर। ये वाला बताइए। उद्योग और यहाँ भी स्थान बताना है, तो कागज उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कागज के लिए टीटागढ़। टीटागढ़ है कहीं? हाँ देखिए है यहाँ टीटागढ़। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़। सीमेंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो लखेरी, हाँ सीमेंट की लखेरी है। लौह और इस्पात के लिए तो ये भिलाई है, पता ही होगा। खनिज तेल शोधन कार्यशाला, ये अम्बाला मुकुल है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी वाला सही है। देखिए खनिज तेल अम्बाला, ये लोहा इस्पात भिलाई, सीमेंट लखेरी, कागज टीटागढ़। ताराओं का समूह, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है क्वेश्चन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। द ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज इन डिफाइंड पैटर्न इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है कि एंड्रोमेडा कंस्टेलेशन या नक्षत्र कहलाता है? एंड्रोमेडा कहलाता है सौरमंडल, तो ये यही कहलाता है नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या 27 मानी जाती है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। कौन सा? हाइड्रा। वर्तमान 89 तारामंडलों की खोज की गई है, मतलब पहले ये 27 थी बट अब 89 है। निहारिका प्रकाशवान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल के कणों से निर्मित होती है। ठीक है, एंड्रोमेडा पृथ्वी का सबसे निकटतम निहारिका है, जो सबसे हल्की निहारिका ओरेनियस स्वार्ड है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है।
बेतार संचार, तो वो मतलब किसके द्वारा जो परिवर्तित किया जाता है वो, तो बेतार संचार, इसका मतलब ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। बेतार से वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये आयन मंडल होता है ना, आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो रेडियो सिग्नल होता है और जहाज़ों में जो सिग्नल होता है वो इसी से चलते हैं। तो ये आयनों, इस आयन मंडल होता है, ठीक है। कितने पार्ट में बांटा, जैसे नीचे वाला अगर देखेंगे, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, एक मिनट, ये है आपकी पृथ्वी। तो इसको आपको कौन नीचे कौन सा होगा, ये क्षोभ मंडल हो जाए, इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। तीसरा ओजोन मंडल, आयन मंडल, फिर इसके बाद बाहर मंडल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब देखिए, इसी मंडल में, आयन मंडल में, डी लेयर लॉन्ग रेडियो वेव E1 E2 और F1 F2 पर तो शॉर्ट रेडियो वेव परिवर्तित हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो महासागर ही सर्वाधिक अस्थायी है, ठीक है। चूंकि लगभग 2/3 भाग महासागर है, जैव विविधता का प्रचुर मात्रा में मिलती है, अतः सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। 33 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। आप सब जो मैं ये करवा रहा हूँ, हाँ मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है अब, लेकिन हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाए कि बिकॉज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर्सनल, मतलब ये मतलब थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, जो क्योंकि 150 क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, सब कुछ करना, इस गर्मी में थोड़ा सा मतलब एनर्जी ही डाउन हो जा रही थी पूरी तरह से, इसलिए प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब मौसम थोड़ा सा सही हो रहा है, आपका आता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस मतलब सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए, आपका काफ़ी मतलब बेनिफिट्स होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। बोल्विया टिन के लिए प्रसिद्ध है, ब्राज़ील लौहस के लिए, मैक्सिको चांदी के लिए, मैक्सिको और राजस्थान अपना चांदी के लिए प्रसिद्ध है। पेरू करें नाइट्रेट के लिए, नहीं, पेरू नाइट्रेट के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ये नाइट्रेट उत्पादन के लिए चिली प्रसिद्ध है, यहाँ पर चिली अगर लिख देते हैं तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो किसके लिए, चिली हो जाएगा नाइट्रेट के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रेट उत्पादन के लिए चिली प्रसिद्ध है, ना कि पेरू। चिली का चुक्कीमाटा पठार तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुक्की कमाटा, ठीक है, चुक्की कमाटा पठार कहाँ पर है, चिली में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। इसे विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है। कौन, विश्व के तांबे की राजधानी इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, कोयला क्षेत्र देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है आपका इसमें, तो डोनेट्स कहाँ है, तो डोनेट्स कहाँ है, यूक्रेन में। अभी देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2022 या 23 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखिए 2013 का क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया था, क्योंकि ये सुर्खियों में आ गया था यूक्रेन की वजह से। कुजेनटस्क, ये कुजेनटस्क कहाँ है, कुजेनटस्क रूस में है, ठीक है। तो कुजेनटस्क कहाँ है, रूस में है। लंकाशायर कहाँ है, यूके में, ठीक है, लंकाशायर यूके में। सार कहाँ है, जर्मनी में। सभी सिंपल ही थे, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये शायद एक का चौथा, तो हाँ यही हो जाएगा, एक का चौथा ही। ये देखिए, डोनेट्स कुजेनटस्क रूस है, लंकाशायर यूके और सार जर्मनी में है। किस देश में भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकतम उच्चतम वनाच्छादित है, मतलब सबसे ज़्यादा करें कहाँ पर वनाच्छादित है, तो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित कहाँ पर है, जापान में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जापान में, जिससे मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि जैसे थोड़ा सा एरिया है किसी चीज़ का, तो मान लीजिए जापान इतना बड़ा है, तो जापान में सबसे ज़्यादा एरिया में क्या होता है, वनावरण। जैसे गेहूँ देखते हैं, पंजाब छोटा सा एरिया है, लेकिन पंजाब गेहूँ बहुत ज़्यादा उत्पादित कर देता है, लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर, पहले तो नंबर 1 पर ही था।
अब तो दूसरे पे आ गया, उत्तर प्रदेश के बराबर हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादित कर देता है। ठीक है, तो ये होता है। तो जापान पहले पे, इंडोनेशिया इसके बाद, इंडोनेशिया तो बड़ा है, मतलब यहाँ तो ही। भारत 23.8%, चीन 22.2%। ये 2015 का डाटा है। ये देखिए, कोलोरेडो दामोदर नील ये बांध पूछ रहा है, कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है। जैसे कोलोरेडो बांध कहाँ है, हूवर नदी है, तो हूवर कहीं है, हाँ है। दामोदर पे कौन सा, तो पंचेत हिल है ना, पंचेत हिल दामोदर पर बांध है। नील नदी पर आसवान है। जाम्बेजी करीबा है, तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। ठीक है, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, एक का चौथा कहीं है, एक का चौथा यहीं पर है। ये देखिए एक का चौथा, चलते यहाँ देखते हैं। देखिए कोलोरेडो हूवर है, दामोदर पंचेत है, नील आसवान है, जाम्बेजी करीबा है। ये वाला बताइए, निम्नलिखित कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल व्यापार से, तो इस वो उस समय करंट का रहा होगा। देखते हैं क्या यहाँ कुछ दिया है। देखिए यहाँ साल्विन और इरावदी नदी, म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर जो साल्विन नदी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था साल्विन नदी की, कौन सा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो ये साल्विन नदी है। और इरावदी नदी, ठीक है, दोआब का पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। साल्विन नदी सुनहरी त्रिभुज स्थित है, पूर्व में सुनहरी त्रिभुज स्थित है जो अफीम, ठीक है, तो मतलब गोल्डन ट्रायंगल ये अफीम के लिए प्रसिद्ध होता है। गोल्डन ट्रायंगल पूछे तो ये अफीम के लिए है, और ये साल्विन इरावदी नदी का जो दोआब है वो चावल के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान है, तो ये भी करंट का ही रहा होगा। तो कहवा ब्राज़ील अभी भी चल रहा है, वियतनाम द्वितीय, कोलंबिया तृतीय। अब देखते हैं जनसंख्या और नागरिकरण, तो ये तो अभी जनसंख्या 2011 वाला ही चल रहा है, नया तो हुआ नहीं है। देखते हैं क्या कह रहा है कि स्त्री साक्षरता जनगणना के अनुसार उच्चतम कहाँ पर है। तो स्त्री साक्षरता कहाँ पर स्थित है, तो स्त्री सबसे ज़्यादा साक्षरता यहाँ कहाँ दिख रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें स्त्री साक्षरता लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा है, फिर चंडीगढ़, फिर आपका पुडुचेरी, फिर दमन द्वीप की है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पिरामिड मतलब जनसंख्या के पिरामिड का कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। आश्रित आबादी के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो 0 से 14 ईयर ग्रुप आयु समूह का। ठीक है, ये आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या पिरामिड में समानता 0 से 14 वर्ष आयु के समूह को आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भी आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, जबकि 15 से 64 वर्ष की आयु को कार्यशील जनसंख्या के बीच में जाना जाता है, क्योंकि जो बूढ़े हो जाते हैं तब भी कुछ नहीं करते, बच्चे रहते हैं तब भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आश्रित जनसंख्या कौन, जो 0 से 14 होता है, फिर 15 से 64 होता है, वो 65 से ऊपर जो होता है वो आश्रित होता है। और मुझे लगता है जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे सब किस में आ रहे होंगे, इसमें आ रहे होंगे, कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 में। अब देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है। करें, नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है, तो जनघनत्व की बात करें तो वैसे भी पश्चिम बंगाल आगे है। देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रश्नानुसार राज्यों में नगरीय जनघनत्व इस तरह, महाराष्ट्र लगभग 5500, पंजाब 4000, तमिलनाडु 2500 और पश्चिम बंगाल देखिए 5600। ठीक है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को की दृष्टि से रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से रखते हुए, तो जनसंख्या दृष्टि सबसे ज़्यादा किसका होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, सिंपल ही है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र की इसके बाद आती है, इसके बाद बिहार की, फिर आंध्र प्रदेश की। ठीक है, घटते क्रम में अंतिम आंकड़ों कमोबेश यही स्थित, उत्तर प्रदेश
19.98 करोड़, 10 ठीक है। बिहार और महाराष्ट्र 11 पहुंचा है और ये आंध्र प्रदेश इतना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये बी वाला सही हो जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश ही आएगा, ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र। तो 4 के बाद 3 आ गया है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। 39 से क्या कहा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एकदम सही है। आर्टिकल 40 पंचायत का संगठन गठन 40 एकदम सही है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 44 सिविल संहिता कोड, ये भी सही है। 48 क्या है? कह रहे हैं न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ये गलत है, ठीक है। तो आपका देखिए 48 क्या है? कृषि और पशुपालन संगठन है, ठीक है। ये कृषि और पशुपालन संगठन, पशुपालन संगठन, ये कौन सा? 48 है। और तो आपका सब सही है। चलते हैं यहाँ देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निर्वाचन क्रिया की प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों की उनकी संख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती। इस प्रणाली में सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक बताना है कौन सा आपका सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए, इसके बाद बताइए। देखिए, कह रहे हैं जाकिर हुसैन भारत की, इतना बड़ा भले ही आप कुछ मत पढ़िए, आपको गलत पता ही चल गया। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसीलिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे जो चीज़ आपको हमेशा पता ही रहती है, उन सबको दिमाग में थोड़ा सा रखे रहिए। इसका बेनिफिट्स ये होता है कई ऑप्शन में दे देता है। अब ये तो एकदम देखिए, आपको ये मान लीजिए ना पता हो, ये ना पता हो, लेकिन ये तो पता ही है, तो गलत नहीं है। तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन ये बना दिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक ये थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे और यहाँ प्रथम दिया गया था, जिनका कार्यकाल 13 मई 62 से 12 मई 1967 तक। जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी उपराष्ट्रपति चुने गए। उल्लेखनीय ये तीनों राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तो ये जो तीनों उपराष्ट्रपति हैं, ये भारत के राष्ट्रपति भी आगे चलकर रहे हैं। तो कौन कौन? राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 169 है, 169 है, जिसमें विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की। जैसे हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, तो इसी के तहत जहाँ लाना है वहाँ लाया जाएगा, जहाँ नहीं लाना वहाँ नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 169 याद रखिए बस। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 100 है, ठीक है। तो उत्तराखंड के निकलने के बाद अब वो तो उत्तराखंड ये जो पेपर बना तो था ही नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन 100 भी देना चाहिए था ना, ठीक है। तो ये 108 ही लेके चल रहे हैं, जो उत्तराखंड था ही नहीं, तो इनका मतलब यही लगा दीजिए, ठीक है। तो बच्चे करें क्या? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के विभाजन के पूर्व विधान परिषद संख्या 108 थी, परंतु 2000 के बाद उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड निकलने के बाद यह संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई। तो विधान परिषद में संख्या कितनी है? 100 है, ये याद रखिएगा, कितनी है? 100 है। और राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में कितनी है? संख्या 31 है, ठीक है। कितनी संख्या है? 31 संख्या है राज्यसभा में। भारत मतलब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जाते हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ लोकसभा में कितनी सीटें? 80 सीटें हैं, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? 67 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो कहाँ पर? बिहार में। हमारे यहाँ भी केंद्र में भी
अब गठबंधन सरकार बनेगी, ठीक है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये निगेटिव भी होता है देश के लिए और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा सा सबको देखना पड़ता है, नहीं तो अगर मेजॉरिटी ज़्यादा होती है तो डिसीजन लेने में कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, सभी का ओपिनियन लेना उसमें मतलब वो नहीं रहता, सब लोग खुद से ही करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जब डिसीजन लेंगे तो लगभग सभी का ओपिनियन लिया जाएगा, क्योंकि नहीं तो आधे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही है, एक हिसाब से सही भी है कुछ चीज़ें। तो बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। अब देखिए भारत में योजना आयोग से संबंधित कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना किया गया था। इसको अब नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। बस निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा जिम्मेदार होता है? राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, और जो प्रधान जी होते हैं, ठीक है, या पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ये सब के हो उनके बीच कौन होता है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग अगर पूछे आपसे केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र एंड राज्य के बीच, तो कौन सा होता है? तब आपका वित्त आयोग होता है, जिसका 280 आर्टिकल है, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग होता है, ये देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय वित्त आयोग होता है। लेकिन अगर पूछे राज्य के और स्थानीय के बीच, तो वो राज्य वित्त आयोग होता है, ठीक है। तो ये याद, ये अनुच्छेद 243 जा 243 जा के बीच में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये तो 280 होता है। अब देखिए वर्ग विशेष अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 338 और 338 है। अनुसूचित जातियों के लिए आयोग अनुच्छेद 338 एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 ए में, ठीक है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान किस अनुच्छेद के? अब तो ये तो समाप्त कर दिया गया ना 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये 331 था। ये देखिए संविधान के 331 के आंग समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत संभव है यदि वह समझे तो इसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं, ठीक है। देखिए 104वें संविधान संशोधन 2019 में इस यह व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 61 है कहीं? हाँ 61 ही है। तो ये कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और 1854 में क्या हुई थी? ठीक है, ये तो उच्च न्यायालय की, तो ये यहाँ 1854 वुड्स एक्ट के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तीनों जगह, ठीक है। तो ये दोनों देख लीजिएगा, वही जो बताया हूँ यही लिखा गया है यहाँ पर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब बताइए यहाँ का कौन सा कथन एक ही सही होगा? इसका केवल देखिए केवल मूल क्षेत्राधिकारी तो गलत ही होगा, केवल भी यहाँ पर गलत हो गया। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, ठीक है। ये देखिए परामर्श किसको देता है? राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। भारत में वर्तमान उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। भारत में वर्तमान जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को की गई थी। संपूर्ण राज्य क्षेत्र में एकल न्यायपालिका है, इसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायपालिका है, ठीक है। इसके जो जो सर्वोच्च न्यायालय के को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, ये सब है, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा होता है? ये उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का 124 होता है।
यहाँ पर देखते हैं पंचायती राज से, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? सिंपल ही क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता जी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1757 में बनी थी। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। अशोक मेहता समिति ने भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की प्रस्तुत की थी, जबकि थुंगन समिति की सिफारिश पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन के से पंचायती राज संस्थानों में नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, चलते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। देखिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखाता, आप क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? क्या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं? ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। पंचायत राज त्रिस्तरीय ढांचे का प्रयोग करता है, जैसे ग्राम स्तर पर प्रधान जी। ठीक है, पंचायत देखे हैं प्रधान जी को, कितना अच्छा मतलब सीरीज है। और जैसे आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना, तो ये जो पंचायत वेब सीरीज आई है थोड़ा सा उसको देखिए, फिर अपने क्वेश्चन को उस पर इम्प्लीमेंट करिए। कहाँ कहाँ पर वहाँ देखिए वीडियो भी है आपके, और ये आपके सहायक भी होता है वहाँ पर, जो विकास है सहायक भी है, और वहाँ पर जो जो और मेंबर होते हैं वो सब बैठे रहते हैं, और डिवाइड भी रहता है वहाँ पर कि किसको मतलब उसका काम क्या है, सचिव का काम क्या रहता है। सचिव जो उनको घर लौट करना, दादी मारती हैं, थोड़ा सा बहाना वहाना मारती हैं कि ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, एक बार आप देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मतलब अगर टाइम हो आपके पास तो थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। जैसे कुछ लोग होते हैं एकदम सिटी से बिलोंग करते हैं, उनको इस सब से थोड़ा कम नॉलेज होता है। ठीक है, तो वो सब अगर देख लेंगे तो उनको एकदम पता चल जाएगी कि हाँ किस प्रकार से ये सिस्टम चलता है पंचायती। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन किया गया है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। संसद के सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति प्राप्त है। तो कब स्वीकृति प्राप्त हुई? तो ये 15 जून 2005 फिर 15 जून 2005 को ये स्वीकृति प्रदान हुई। तो ये देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर दो है। सूचना के आधार पर संसद के विधिक मानते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया। इस अधिनियम 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। उसके पश्चात अब देखिए यहाँ लिखा गया क्या, राष्ट्रपति की स्वीकृति। दो चीज़ें होती है, यहाँ राष्ट्रपति की स्वीकृति पूछा गया है। तो 15 जून 2005 को देखिए आयोग ने कितना बारीकी से क्वेश्चन पूछा है, 15 जून 2005 को। अब देखिए जो 12 अक्टूबर 2005 को यह सभी भागों में लागू हो गया। तो 12 अक्टूबर वाला क्वेश्चन ये इग्नोर मत करिएगा, एक बार पूछा गया आपके क्वेश्चन में पेपर में कि ये 12 अक्टूबर वाला डेट ही पूछा गया है। इस अधिनियम को नागरिकों द्वारा सूचना मांगने के सभी संस्थाओं को 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? मतलब किस भाग में? हमारे संविधान का कोई भाग ही होगा ना, तो भाग क्या है? भाग 9। ठीक है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची और 22 भाग हैं। इसमें जो भाग 9 है में पंचायती राज व्यवस्था, और भाग 9 का में नगरीय स्वशासन का व्यवस्था। तो जो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में, और जो सचिव जी का दोस्त नहीं है पंचायत सीरीज में, उनका दोस्त जो है, जो वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पीते रहते हैं दोनों लोग, तो वो क्या है, उसका 9 का में जाएगा वो। ठीक है, तो क्योंकि वो शहर में रहता था तो वो 9 का में जाएगा, और सचिव जी 9 में जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन 1942 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 10 क्या होता है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। 11 क्या होता है? राज्य संघ और राज्य का संबंध होता है। 12 क्या होता है? वित्त, संपत्ति, संपदा और वाद होता है। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है?
तो कौन सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण उद्योग सम्मिलित नहीं है। ठीक है। ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास हेतु 1995-96 त्वरित विकास कोष RIDF की स्थापना की गई। ग्रामीण उद्योग RIDF के अंतर्गत निम्नलिखित अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है। ग्रामीण उद्योग RIDF, इसका वित्त पोषण नाबार्ड द्वारा किया जाता है। 61 का देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा घोषित की गई? तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है। निजीकरण, LPG जिसको कहते हैं LPG, ठीक है, LPG, ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत है। देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है। कौन थे? मनमोहन सिंह ने 91-92 प्रारंभ किया गया। किस देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स, है क्या? तो वो क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। ठीक है। तो वही सब लिखा गया है यहाँ पर। राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण 61वें आंकड़े के अनुसार 40 बेरोजगारी क्षेत्र में, ये तो करंट का ही हो जाएगा। ठीक है। तो वर्ष 2019 के अनुसार बेरोजगारी 6 ये भी कुछ सब करंट का ही पुराना ही डाटा है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है उसका ध्येय क्या है? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण तो ग्राम यहीं से पढ़ लीजिए, ग्रामोदय लिखा गया दय, तो ग्राम का उदय, याद रखिए ग्राम का उदय लिखा ना। तो ग्राम का उदय कब होगा? जब होगा शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, जल होगा पीने के लिए, आवास होगा और ग्रामीण सड़कें होगी। तो ये ही आपका सही है। ये देखिए, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क से यही है। अब देखिए 2001-2 में ग्रामीण विद्युतीकरण को भी इसके घटक में शामिल कर लिया गया। तो इसमें क्या है? अब विद्युतीकरण भी, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें शामिल कर लिए जाए। ठीक है। चलते हैं देखते हैं स्वाधार योजना क्या है। स्वाधार योजना क्या है? तो स्वाधार योजना क्या है? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वोमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। देखिए, स्वाधार योजना केंद्र सरकार द्वारा ये संचालित योजना है, नहीं तो आप राज्य सरकार लिख दें। यहाँ जो कठिन परिस्थितियों से महिलाएं गुजर रही हैं, इस योजना के तहत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा, अन्य किसी के कारण से बेघर और बेसहारा महिलाओं का स्वाधार गृह लाया जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इको मार्क के बारे में अभी भी क्वेश्चन पूछा गया। 1991 में इकरेज कंज्यूमर टू बाई प्रोडक्ट ऑफ लेस हार्मफुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर द स्कीम। तो देखिए क्या कहना चाहता है कि इको मार्क 1991 ऐसे उपभोक्ता को इसमें कौन आधारभूत नहीं है? तो अच्छा, उपभोक्ता उत्पादों में कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया? अच्छा, कई प्रोडक्ट जो होते हैं अधिसूचित किए जाते हैं ना, तो इसमें जो औषधियाँ और प्रतिजैविक और ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स होता है उनको नहीं। जैसे साबुन होता है, कागज़ होता है, सौंदर्य प्रसाधन एरोसोल होता है, ये सब होता है। ठीक है। तो इको मार्क योजना के अंतर्गत साबुन, अपमार्जक, कागज़, खाद्य पदार्थ, पैकेजिंग, ये सब होता है। ठीक है। ये नहीं होता है ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स। व्हिच ऑफ द कौन भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो इसमें आपका कौन सा, जैसे सर्विस सेवा कर, ये कौन? केंद्र सरकार लगाती है। एजुकेशन शिक्षा कर कौन लगाता है? ये भी आपका केंद्र सरकार ही लगाती है। ठीक है।
भारत सरकार द्वारा। सीमा कर, कस्टम ड्यूटी, ये भी। लेकिन टोल टैक्स जो होता है ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, तो ये डी होना चाहिए। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे नेशनल हाईवे होता है तो उस पर तो आपका वो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन जो छोटे सड़क होते हैं उस पर राज्य सरकार लगाती है। तो ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपका डी ही माना गया है। भारत सरकार द्वारा निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद, सेवा, ठीक है, ये सब कौन मतलब लगाया जाता है, जबकि मार्ग कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो डी माना है इसमें। और देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन था, तो कौन है, भारतीय स्टेट बैंक है, LIC और GIC है, DIB, ये सभी हैं। ठीक है, IDBI, LIC, GIC से भी, जबकि अन्य प्रवर्तक ये सब भी हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, मुंबई में। अब देखिए कौन सा उत्पाद समानांतर निर्यात नहीं किया जाता है, जो मतलब निर्यात क्या, हमारा ये प्यारा भारत है, यहाँ से दूसरे देश नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो ये बैन मतलब बैन नहीं, मतलब नहीं भेजा जाता है, कमी होगी तभी नहीं भेजा जाता। तो वो दाल, सबसे ज़्यादा हम दाल उगाते भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आयात, भारत दाल का बहुत आयात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ दाल की खपत ज़्यादा है। हम सब पिज्ज़ा बर्गर, थोड़ा अब तो बच्चे जो नए आ रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन पिज्ज़ा बर्गर हमारे यहाँ कम खाया जाता है अन्य देशों की अपेक्षा। ठीक है, तो हम सब दाल चावल ये सब खाते हैं। ठीक है, जो कि अच्छा है पिज्ज़ा बर्गर से। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप कब दिया गया, तो वर्ष 2002 में। ठीक है, अब देखिए फेरा के स्थान पर फेमा अधिनियम 1999 में पारित हुआ। इसका गठन 2000 में किया गया, परंतु फेरा के कुछ मामले लंबित होने के कारण फेमा जो अंतिम रूप से यहाँ अंतिम दिया है, अंतिम रूप से लागू किया गया 2002 में, जिसका मीनिंग होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, विदेशी मुद्रा के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करना। साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो ये इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है टेलीविज़न के दूरस्थ, मतलब इनका कहने का मतलब है कि आपका टीवी यहाँ पे चल रहा है और आप यहाँ पे बैठे हैं, तो रिमोट से लेके जो रिमोट है आपके हाथ में, ऐसे मान लीजिए रिमोट है, तो इसको कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से। यही तो ये इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, इंफ्रारेड होती है, यही होती है। अवरक्त किरणें, पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी है उसको पीने के लिए शुद्ध किया जाता है, उसमें गैस का यूज किया जाता है। कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो इसमें क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर प्रयुक्त की जाती है, इसे क्लोरीनिक कलर कहते हैं। यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में बैटरी डाउन हो गया था। ठीक है, सल्फर डीजल की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, इतनी। ठीक है, 0.5% या इससे कम होनी चाहिए। वनस्पति विज्ञान बॉटनी से देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। ठीक है, तो सी बताओ, बताइए कौन सा सही होगा, तो बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे ऐसा स्थान होता है जहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती, क्या, जैसे एक समुद्र है, तो समुद्र के नीचे प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, वहाँ से क्या कहते हैं, जो इनविजिबल पार्ट होता है वहीं से ये प्रकाश संश्लेषण होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, 408,000 मीटर नीचे पाए जाने वाले बैक्टीरिया समुद्र की सतह पर। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्रकाश जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, तो उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस का। जैसे छोटी चीज़ें देखने के लिए हमेशा कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, और बड़ी देखने के लिए कॉन्वेक्स का लेंस का यूज किया जाता है, ये याद रखें। जैसे दंत चिकित्सा रोगी के दांतों की जांच के लिए
प्रयुक्त अवतल है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो निकट अगर दृष्टि दोष है तो उसके लिए भी अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। क्या निकट दृष्टि दोष है तो अवतल कैसे याद करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ निकट है तो छोटा आ पहले आता है कि छोटा ऊ पहले आता है, बताइए। पहले छोटा आ ही आता है तो आ निकट, मतलब अगर निकट, अगर मैं कहूँ निकट दृष्टि दोष तो आपके दिमाग में निकट छोटा आ आता है। अगर दूर दृष्टि दोष कहूँ तो उसमें कौन सा छोटा ऊ बाद में आता है, छोटा आ पहले आता है, छोटा ऊ बाद में आता है, छोटा ऊ लिख दिए, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं उत्तल लेंस। ऐसे याद कर लीजिए, नहीं भूलेंगे, नहीं तो बार बार क्या होता है कन्फ्यूज होता है होना, क्योंकि पेपर में इतना वो प्रेशर रहता है, मतलब सिंपल चीज़ें भूल जाते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है, तो ये गलत है। अब यहाँ देखिए टायरोसिन एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है जो शरीर में उपस्थित है। यह अमीनो अम्ल फेनिल एलिनिन, डोपामाइन और नारड्रेलेनिन और एड्रेनालिन जैसे मस्तिष्क रसायनों और न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। ये स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करते हैं, भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना करने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता। कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता, तो कौन है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, तो ये टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं टाइगर मच्छर एडिस एल्बोपिक्टस और स्टोगोमिया एल्बोपिक्टा सफ़ेद पट्टियों वाले काले रंग का मच्छर है। यह येलो फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया आदि बीमारियों को फैलाता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है, तो लाइकेन, सिंपल ही। वायु प्रदूषण का कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर सकता है, तो कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अंगीठी वाला वही एग्जाम्पल, ठीक है, वही जो लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, तो खाद्य प्रशिक्षण में क्या मदद करता है, तो जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम करता है। मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज होता है, जैसे फ्रीज घर में नहीं होता, वो क्या करता है, मतलब जो आप खाना रख देते हैं प्रेजेंट टाइम में, गर्मी में क्या करते हैं, खाना जो बच जाता है उसको रख देते हैं, तो वो क्या करता है जो ख़राब होने की दर है, मतलब वो 2 दिन में ही ख़राब हो सकता था, उसको 4 दिन में चला दिया। ठीक है, 4 दिन भी हो गया, नहीं ख़राब हुआ। तो ऐसे ही याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक और ये एक नए वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन सा इसके अंतर्गत आच्छादित है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड सही है। ठीक है, तो यूरो उत्सर्जन के नियम मानक ये सभी हैं। ठीक है, पर्यावरण पर वायुमंडल में उपस्थित, हाँ, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो कौन सा एक विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो अल्ट्रा वायलेट परावैंगनी किरण। ठीक है, ओजोन परत तो वायुमंडल में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर की निचली सतह में 1535 किलोमीटर। तो कहाँ पाई जाती है ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर में 1535 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य की परावैंगनी किरणें अवशोषित करती है। यहाँ पर देखते हैं, हाँ, करें कहाँ पे है, तो अच्छा ये तो आंसर भी दिखा दें, चलते हैं देख ही लेते हैं। अब देखिए नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है, तो नोकरेक कहाँ लगाइए, मेघालय में लगाइए। मानस कहाँ है, असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगस्ता मलाई है, केरल में, सिंपल ही था। किस स्तर पर डेसिबल में सबसे अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, तो 80 dB, जो सबसे ज़्यादा हो वही। अभी ये सब क्वेश्चन को न देखिए, खतरनाक होगा, अब 80 से अगर 100 यहाँ ऑप्शन होता तो वही सबसे खतरनाक होता। ठीक है, 150 होता तो मतलब फट ही जाता कान। ठीक है, तो ये यही याद रखिएगा 80 dB।
देखिए WHO ने 75 dB से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। ठीक है, मानव ज़्यादा से ज़्यादा 130 डेसिबल की तक तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक व्यक्ति बहरा हो सकता है। 150 डेसिबल ध्वनि तो व्यक्ति को पागल बना सकता है। ठीक है, तो 150 वाला जो है वो सबसे खतरनाक है। ठीक है, इतना नहीं कोई सुन सकता, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 130 तक ही सुन सकता है। ठीक है, कौन से जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इसका तो आंसर ही है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाला देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटकों का कौन सा उत्पादक घटक है? मतलब कौन सा, हरे पौधे होते हैं उत्पादक नहीं होते हैं। तो जर्मन में 1886 में हैकल ने, ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द दिया था। तो किसने दिया था? हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द इन्होंने ही दिया था। ठीक है, क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यही याद रखिए। और दूसरा याद रखिएगा, ये आपके ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं हरे पौधे। प्रोड्यूसर मतलब खाना हमको देते हैं बना के। और देखिए यहाँ पर मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन में प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम सेम वही दे दिया गया। एनसीईआरटी में यही एकदम सेम टू सेम ही लाइन दी गई हैं। तो आपका कौन सा सही है? दोनों ही सही है। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी बहुत पढ़ा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ होगा तो और मीथेन भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, ग्रीन हाउस गैस आ जाए, बस आँख मूंद के कार्बन डाइऑक्साइड लगा दीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन सबसे इफेक्ट यही करता है। कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26% होता है, जल वाष्प 36 से 70%, मीथेन 4 से 9, नाइट्रस ऑक्साइड 3 से 7। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो सभी है, प्रदूषण भी होता है, ओजोन परत का क्षरण होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, सभी कुछ है। और कुछ था नीचे? हाँ, अच्छा हाँ, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो वो कौन सा? तो ये मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, जल वाष्प, ये तीनों ही करते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड करते हैं लेकिन कम। ये पहला वाला इसमें सही होगा। जल वाष्प 36 से 70, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26 और मीथेन 4 से दिया था। हाँ, 4 से 9, ओजोन 3 से 7। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का वैश्विक तापन में योगदान है, परंतु उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम। ये मत समझिएगा कि इनका योगदान नहीं है, नाइट्रोजन का है, लेकिन अगर जब बड़े मियाँ आ गए तो छोटे मियाँ थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एजेंडा 21, इसको बताइए कि सही परिभाषा क्या है? 21वीं सदी में विश्व के पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है, तो ये क्या है? सार्क नहीं है, ये भी नहीं है, नाप किए, ये भी नहीं है, तो ये पर्यावरण संरक्षण की योजना है। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना है। यह कार्य योजना 1992 में रियो डी जनेरियो में संपन्न पर्यावरण के विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रारंभ किया गया। ये वाला बताइए, आम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण का कारण होती है। किसके द्वारा वायु प्रदूषण का कारण होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वही सब लिखा गया है। यहाँ देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस ने दिया था। इको सिस्टम कह रहे हैं, इस इको सिस्टम को किसने? एजी टांसले, अभी हम बता रहे हैं टांसले। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, यह हैकल ने दिया था। जैव विविधता किसने दिया था? दास मैन। ठीक है,
रेमंड एफ दासमैन, यहाँ दिया ही होगा, हाँ, रेमंड एफ दासमैन, अर्नेस्ट हैकल, टांसले और एडवर्ड सुयस। निम्नलिखित आद्य क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो उस समय का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा भी हैं? चिल्का झील है, लोकटक है, केवला देव है, बुलर झील है, सभी हो, ठीक है। एक याद रखिएगा, 2020 में लद्दाख में आपस में जुड़ी हुई दो झीलों को, एक है सो तसा सोपुक सो झील मतलब मीठे पानी की है, और जो सोकर है ये खारे पानी की झील है। तो जो सो है वो मीठे पानी की है, और जो सोकर है जिसमें कर लग गया, तो नमक पर ही कर के लिए लड़ाई हुई थी ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो यही है, तो वो खारे पानी की है, ठीक है। आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, तो मतलब ये सब पुराना ही डाटा है। उत्तर प्रदेश का बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश का बब्बर शेर सफारी, ये भी करंट का ही है, इटावा में है बब्बर, तब तो बन ही गया होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, तो आईटी सिटी लखनऊ में, आईटी सिटी लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ में किया जाए, ये भी करंट का ही है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ताकि याद रहे, ठीक है, कि नहीं तो मतलब आईटी सिटी कहाँ है, तो लखनऊ में है, इतना तो याद रहे ना। इटावा मतलब बब्बर शेर सफारी कहाँ है, तो इटावा में है, तो ये याद रहे, ठीक है। अब देखिए ये करंट का है, 2012 का है, तो नहीं पढ़िए। अब देखिए 2013 का ही है, कुंभ मेला में कौन सा दिन शाही स्नान, तो ये भी करंट का ही, मत याद करिए, ये भी करंट का ही है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। अब देखिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर, तो चलिए आंसर देखिए, चूर्क सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़िया, अलीगढ़ ताला, मेरठ खेल का सम्मान, सिंपल ही था। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर तथा दक्षिण पूर्व गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। कौन? दक्षिण उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, ठीक है। तो ये कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। ये देखिए झांसी में नहीं। अब देखिए करंट का ही, करंट पूरी तरह से हम हटा ही देते हैं, क्योंकि करंट का 2013 का करंट क्या करेंगे आप। देखिए कहीं पर कुछ ये करंट अब कितना ज़्यादा पूछा रहा। अब देखिए मिसलेनियस देख लेते हैं। राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है, तो एडम ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? तो ये धनुष कोट से संबंधित शुरू होता है, ठीक है। देखो आंसर, राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोट से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार पर एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। आंसर आपकी नहीं बता। देशों में उनकी नाभिकीय शक्ति के संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब शक्ति के मतलब उनका नाभिकीय कितना, तो ये भी पुराना ही डाटा होगा, ठीक है। तो ये वर्तमान शस्त्रों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? अमेरिका सबसे ज़्यादा, फिर फ्रांस है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर रूस है, तो ठीक है। ये नाभिकीय शक्ति संयंत्र है, मतलब जिससे बिजली उजली बनाई जा रही है, वो है। अमेरिका सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार का हाल ही में राज्यपाल बने हैं, ये भी आपका नहीं है, ठीक है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है 141, तो रेड डाटा बुक में, ठीक है, तो रेड डाटा बुक में होती है, सिंपल ही क्वेश्चन है। अब देखिए, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से? इनतुन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, इनतुन, इंतु, हम सब क्या हैं? इंतु हैं। प्राचीन भारत में फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे चीनी यात्री बौद्ध धर्म के बारे में गहन जानकारी हेतु भारत आए थे। चीनी लेखकों ने अपने लेखों में भारतीय क्षेत्र हेतु इंतु शब्द का प्रयोग किया, जो चीनी भाषा का शब्द है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है।
शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो उन्हें एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणता मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी देर और रुकी रहिए। लेडी कैथरीन मेयो मतलब किससे संबंधित है? मतलब इनका बुक पूछ रहा है। अब देखिए जिसका जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी का तीसरा कहीं है। अच्छा 2 जगह, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। राम मनोहर लोहिया, तो इनकी बुक कौन सा है? गिल्ड मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, तो ये हो गया इनका। तो सी का चौथा, अभी देखिए अभी भी नहीं मिला आपका। अब लेडी कैथरीन मेयो, तो लेडी कैथरीन मेयो कौन है? मदर इंडिया के लेखक हैं, तो ये याद रखिए लेडी कैथरीन मेयो। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेप्टियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? पहला ही वाला सही है। ए का दूसरा है ना, तो ए का दूसरा यहीं पे है। ये देखिए डिस्कवरी ऑफ लॉरी कॉलिंस, फ्रीडम एट मिडनाइट, लेडी का मदर। अब देखिए किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो जो राइटर बिल्डिंग पश्चिम बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश को जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्गत निहित है। किसमें निहित है? तो 9वीं अनुसूची में निहित है। किसमें? 9वीं अनुसूची में 11वें बिंदु पर उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1950। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित। न्यास क्या होता है एक बार देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। न्यास सिद्धांत में निहित है कि व्यक्ति संपत्ति का मालिक न होकर सिर्फ उसका प्रबंधक, मतलब कोई चीज़ आपके पास है उसकी आप मतलब मालिक नहीं है, सिर्फ उसका मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो देखते हैं, नया डाटा मिल जाए। तो ये 2023 में था, ठीक है, तो इतना आपको इसको मत याद रखो, ठीक है। यहाँ पर अगर 60 हो तो ये मतलब श्रीलंका ये आता है, ठीक है। तो 60 प्लस आयु वाले, तो ये वृद्ध जनसंख्या वाले। 80 प्लस आयु वाले इतना मतलब आपसे नहीं पूछेगा। तो 60 प्लस में श्रीलंका सबसे ज़्यादा, नेपाल, फिर फिर भारत है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है। चलते हैं नेपाल। मानसिक रूप से विकलांग हेतु संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो जो मानसिक रूप से विकलांग होता है वह संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। देखिए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने भारत सरकार के एक प्रतिष्ठान के रूप में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना 1984 में मानव विकास नगर सिकंदराबाद हैदराबाद में 188 निकाय के रूप में की गई थी। इस निकाय को के नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 150 नंबर का, उकाई, पत्रातु, पेंच, डभोल, ठीक है। तो ये इसको सुमेलित कीजिए, कौन सा? उकाई कहाँ पर जो है ना, गुजरात में है, ठीक है। पत्रातु कहाँ पे है? तो पत्रातु झारखंड में है। पेंच कहाँ है? तो पेंच मध्य प्रदेश में, सिंपल ही है। डभोल महाराष्ट्र, ये देखिए सही सुमे। उकाई गुजरात, पत्रातु झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, डभोल महाराष्ट्र। 150 क्वेश्चन हो गया। तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। तो इन सबको अगर ज़्यादा समय है तो इसको 1.5 या 2 की स्पीड में देख लेंगे तो 1 घंटे से कम में ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे हमारा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।